नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की सियासी सरजमी पर अब चुनावी घमासान अपने चरम पर पहुंचता दिख रहा है। जहां एक और एनडीए अपने एजेंडे और विकास के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में अभी भी जोड़ तोड़ और रणनीतिक मंथन जारी है। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी, जो कभी महागठबंधन का हिस्सा बनने की कोशिशों में थे, अब तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को टटोलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक एकजुट रह पाएगा या बिखर जाएगा। तेजस्वी यादव के लिए यह एक और चुनौती बनकर उभर सकता है। दूसरी ओर जनसुराज के नाम पर बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे प्रशांत किशोर एआईएमआईएम की प्रासंगिकता पर ही सवाल उठाने लगे हैं। तो क्या वाकई बिहार की राजनीति दो ध्रुवों से हटकर अब तीसरे विकल्प की तरफ बढ़ रही है? क्या कुछ चल रहा है बिहार में, आइए जानते हैं विस्तार से। प्रशांत किशोर का एआईएमआईएम पर हमला। बिहार की सियासत में हर चुनाव से पहले समीकरण बदलते हैं, पर इस बार तस्वीर कुछ ज्यादा ही उलझी हुई है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक और रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर के हालिया बयानों ने प्रदेश की राजनीतिक फिजाओं में एक नई गर्माहट भर दी है। उनका सीधा हमला ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर हुआ, जिनकी पार्टी सीमांचल के इलाकों में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश में लंबे समय से लगी हुई है। प्रशांत किशोर ने सार्वजनिक मंच से कहा कि बिहार को हैदराबाद से नेताओं की जरूरत नहीं है और ओवैसी की राजनीति को एक तरफा मोहब्बत करार देते हुए स्पष्ट कर दिया कि उनका राज्य में कोई खास असर नहीं है। इस बयान ने न केवल ओवैसी की बिहार में राजनीतिक महत्वाकांक्षा को गहरी चोट दी है, बल्कि यह भी संकेत दिया है कि आगामी विधानसभा चुनावों में अगर ओवैसी अकेले उतरते हैं तो इससे महागठबंधन को सीधा नुकसान हो सकता है। ओवैसी को नहीं मिली महागठबंधन में जगह। 2020 के विधानसभा चुनावों में सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीतकर एआईएमआईएम ने ये साबित किया था कि वह मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रभाव बना सकती है। हालांकि यह सफलता ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई, क्योंकि बाद में 4 विधायक राजद के खेमे में जाकर शामिल हो गए, जिससे ओवैसी की पकड़ कमजोर पड़ी। बावजूद इसके एआईएमआईएम का वोट बैंक पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ और सीमांचल में अब भी उनकी उपस्थिति को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि आधा मुस्लिम बहुल पक्ष उनके समर्थन में है। यही कारण है कि ओवैसी ने इस बार फिर महागठबंधन में शामिल होने की पेशकश की थी, जिसे राजद ने गंभीरता से नहीं लिया। प्रशांत किशोर का बयान इसी पृष्ठभूमि में आया है और इससे एआईएमआईएम की राजनीतिक स्थिति को झटका लगा है। अब पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही है और तीसरे मोर्चे के गठन की संभावनाओं को भी तलाश रही है। यह स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर की रणनीति ओवैसी को सीमांचल में अलग थलग करने की है। उनके लिए ये जरूरी है कि मुस्लिम वोट किसी एक धड़े में बंटने की बजाय विभिन्न पार्टियों में बिखरे रहे, जिससे जनसुराज जैसी नवोदित पार्टी यानी कि नई पार्टी को भी राजनीतिक स्पेस मिल सके। किशोर जानते हैं कि अगर एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल कर लिया गया तो सीमांचल का एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक सीधा ओवैसी की झोली में चला जाएगा, जो ना तो राजद के लिए सही होगा और ना ही जनसुराज जैसी छोटी पार्टियों के लिए जो अभी बिहार में उभर रही हैं। जी हाँ, यही वजह है कि उन्होंने ओवैसी को हैदराबाद लौटने की भी सलाह दी है और कहा है कि उनकी पार्टी बिहार की राजनीति में कोई प्रभावी फैक्टर नहीं है। प्रशांत किशोर ने ये बयान असदुद्दीन ओवैसी को ले दिया है और कहा है कि अब आप हैदराबाद लौट जाइए। हालांकि राजनीति में कोई भी खिलाड़ी स्थायी तौर पर बाहर नहीं होता। ओवैसी की पार्टी भले ही राज्यव्यापी स्वीकार्यता के मामले में पिछड़ रही हो, लेकिन सीमांचल के कुछ जिलों में उनका प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन यह भी सच है कि केवल धार्मिक पहचान के आधार पर लंबे समय तक राजनीतिक पकड़ बनाए रखना संभव नहीं है। सीमांचल की जनता विकास, शिक्षा, रोजगार और आधारभूत संरचनाओं को लेकर भी सवाल उठाने लगी है, जो अब ओवैसी की रणनीति को चुनौती देता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर एआईएमआईएम महागठबंधन से बाहर रहकर अकेले चुनाव लड़ती है तो क्या इससे विपक्षी दलों को नुकसान होगा
ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब है बिल्कुल। बिहार में वोट बैंक बेहद बटा हुआ है और यहाँ का हर वोट निर्णायक भूमिका निभा सकता है। AIMIM अगर 30 से 45 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती है तो खासकर सीमांचल, पटना और कुछ शहरी इलाकों में मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा बढ़ सकता है और इसका सीधा फायदा NDA गठबंधन को मिलेगा, जो अपने परंपरागत वोट बैंक के साथ साथ विरोधियों की वोट काटने वाली रणनीति में भी माहिर है। ऐसे में ओवैसी की अलग चुनावी उपस्थिति महागठबंधन के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकती है। प्रशांत किशोर का ये रुख कई स्तरों पर संदेश देता है। पहला तो ये कि वे दिखाना चाहते हैं कि बिहार की राजनीति अब बाहरी नेतृत्व के भरोसे नहीं चल सकती। दूसरा, किशोर खुद को एक विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ना महागठबंधन का हिस्सा है और ना ही NDA का। तीसरा कि वह AIMIM जैसे दलों को ये स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि अगर वे राज्य में प्रभावी होना चाहते हैं तो उन्हें स्थानीय मुद्दों और जनता की मूलभूत समस्याओं पर ध्यान देना होगा। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर अभी बस उभर रहे हैं और अपने कई बयानों के चलते घिरते भी जा रहे हैं, साथ ही कई बार अपने बयानों से सुर्खियों में भी बने रहते हैं। अब प्रशांत किशोर ने सीधा AIMIM पर निशाना साधा है, जो पार्टी अभी खुद को जमीनी स्तर पर बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। साथ ही महागठबंधन के साथ भी जुड़ना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। ओवैसी के लिए ये स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण हो गई है। एक तरफ महागठबंधन में उन्हें जगह नहीं मिल रही, दूसरी ओर तीसरे मोर्चे के नाम पर किसी भी बड़ी पार्टी ने उनके साथ खड़े होने का संकेत नहीं दिया है। ऐसे में AIMIM के पास सीमांचल की कुछ सीटों पर संघर्ष करके चुनावी उपस्थिति दर्ज कराने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं बचा। लेकिन यह भी आसान नहीं होगा, क्योंकि अब प्रशांत किशोर, पप्पू यादव जैसे नेताओं के अलावा कई छोटे दल इस इलाके में सक्रिय हो चुके हैं, जो ओवैसी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसका असर सीधे तौर पर AIMIM के वोट शेयर पर सीधा पड़ेगा और पार्टी के भविष्य की दिशा तय करेगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बिहार का मुस्लिम वोट बैंक अब 4 खेमों में बंट गया है। तेजस्वी यादव की राजद, कुछ नीतीश कुमार की JDU में, प्रशांत किशोर की जनसुराज और अजदुद्दीन ओवैसी की AIMIM में। ऐसे में किसी एक नेता या पार्टी के लिए पूरे मुस्लिम समुदाय का समर्थन जुटा पाना लगभग असंभव है। प्रशांत किशोर के बयानों ने इस धारणा को और मजबूती दी है कि AIMIM की उपस्थिति महागठबंधन के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि नुकसानदायक हो सकती है। बिहार की राजनीति में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ यादव, कुर्मी, मुस्लिम, दलित, महादलित, भूमिहार जैसे जातीय वर्गों का अपना वोट बैंक है, जिनके आधार पर चुनावी रणनीति बनाई जाती है। ओवैसी की पार्टी अभी भी केवल मुस्लिम पहचान की राजनीति पर ही टिकी हुई है और यही वजह है कि उन्हें व्यापक स्वीकार्यता नहीं मिल पा रही है। सीमांचल के बाहर AIMIM का आधार ना के बराबर है और वहां भी उनकी स्थिति अब उतनी मजबूत नहीं रही जितनी 2020 में थी। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर जैसे नेता इनकी भूमिका को खारिज करते हैं तो यह ओवैसी के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। फिलहाल AIMIM तीसरे मोर्चे के गठन की बात कर रही है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अन्य दलों का उन्हें समर्थन भी मिले। कुल मिलाकर देखा जाए तो अजदुद्दीन ओवैसी की बिहार में राजनीतिक महत्वाकांक्षा को इस बार फिर एक बड़ा झटका लगा है। प्रशांत किशोर की 2 टूक टिप्पणी ने साफ कर दिया है कि वे AIMIM को राज्य की राजनीति में कोई महत्व नहीं देते और अगर पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो इससे महागठबंधन को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन ओवैसी को भी इससे कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। आगे की राह ओवैसी और उनकी पार्टी के लिए मुश्किल भरी है दिखाई दे रही है। उन्हें यह तय करना होगा कि वे केवल पहचान की राजनीति करना चाहते हैं या बिहार के जमीनी मुद्दों से जुड़कर स्थायी राजनीतिक ताकत बनना चाहते हैं। प्रशांत किशोर का विरोध और महागठबंधन की अनदेखी ने उनके लिए रास्ता संकरा कर दिया है। ऐसे में अगर AIMIM सीमांचल की जनता का भरोसा फिर से जीतना चाहती है तो उसे नई रणनीति और जमीनी जुड़ाव के साथ आगे बढ़ना होगा, वरना अगर वो अकेले उतरते हैं तो ये महागठबंधन के लिए एक बड़े खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि इससे मुस्लिम वोट बैंक बढ़ सकता है। अजदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM इस समय ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उन्हें अपनी रणनीति, छवि और प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करना होगा।
सीमांचल की पकड़ जरूर है, लेकिन राज्यव्यापी स्वीकार्यता की कमी उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। प्रशांत किशोर जैसे नेता की सख्त टिप्पणी और महागठबंधन की बेरुखी ने ओवैसी को अलग थलग करने का संकेत दे दिया है। ऐसे में तीसरे मोर्चे की बात भले ही हो रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि बिना व्यापक गठबंधन और जन समर्थन के AIMIM की राह मुश्किल है। फिलहाल इतना तय है कि बिहार में 2025 का चुनाव न सिर्फ सत्ता के लिए होगा, बल्कि यह तय करेगा कि भविष्य की राजनीति किस दिशा में जाएगी, विकास आधारित गठबंधन की ओर या फिर बिखरे हुए वोटों की सियासत की ओर। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।